Good afternoon, students. Today we are going to start with our essay, A Bachelor's Complaint of the Behavior of Married People, written by चार्ल्स लैम. चार्ल्स लैम का जो टाइम पीरियड है 1775 से 1834 है. जैसा कि हम इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था इस ऐसे का. इस ऐसे में जो भी बैचलर्स हैं उनकी जो कंप्लेंट है कि किस तरह से मैरिड पीपल उनके साथ बिहेव करते हैं, उस बारे में बहुत ही ह्यूमरस और बहुत ही आयरॉनिकल वे में लैम ने डिस्कस किया था. आज हम जो उसका टेक्स्ट वर्जन है वो देख रहे हैं, जो बुक फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है. तो ये जो बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल, ये ले हंट का एक रिफ्लेक्टर नाम की बुक थी कि रिफ्लेक्टर में 1811 में सबसे पहले छपा एंड उसको रिप्रोड्यूस किया लंदन मैगज़ीन के लिए सितंबर 1822 में. क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उनकी सिस्टर जो कि बीमार थी और उनकी देखभाल के कारण वो कभी शादी नहीं कर पाए, और इस वजह से उन्होंने अपना पूरा ही लाइफ जो है वो अपनी होल लाइफ विद अनरिपाइनिंग cheerfulness to the care of a sister afflicted with a malady so terrible and dangerous that her companionship made marriage impossible for him. Yet, as Hugh Walker says, no taint of gall passed into the nature so severely tried. In an age when the bitterness of the heart was allowed too often to distill from the pen, Lamb alone was never either wrong-headed or wrong-hearted. बावजूद इसके भी उनके हग वॉकर के अनुसार उनके दिमाग में कभी भी गलत ख्याल नहीं आए, ना ही वो कभी इस ड्यूटी से परेशान हुए. तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि ही वॉज नेवर आइदर रॉन्ग हेडेड, यानी हेड से वो गलत सोचने लगे, गलत बात करने लगे, या रॉन्ग हार्टेड, या उनका हार्ट जो है वो परिवर्तित हो जाए कि अरे ये क्या मुसीबत है, मैं ये काम कब तक करता रहूँगा, लाइक दैट. In this, Lamb has made a successful and convincing attempt to expose the infirmities of the married people. और बहुत ही मज़ेदार तरीके से किस प्रकार से जो शादीशुदा लोग होते हैं उनकी क्या कमियां होती हैं, क्या इन्फॉर्मिटीज़ या क्या वीकनेसेस होती हैं, उस बारे में उसने बात किया है. और उस साइकोलॉजी को उसने बहुत समझने की कोशिश की है. और Singly blessedness, the reader cannot but discern a faint but unmistakable note of querulousness sounding throughout behind the apartment detachment, banter, and cognizy of logic. Various indictments, steps by step, taking care to read between the lines, we are able to catch a glimpse of the personality of a man richly endowed with love for children and women as well as for the fireside joys, but obliged by the adverse circumstances of his life to impose upon himself the vow of perpetual celibacy. जब आप इस ऐसे को पढ़ोगे, जिस तरह से उन्होंने नोट किया है, जिस तरह के उनके ऑब्जर्वेशंस हैं मैरिड वीमेन को, फैमिली को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर, तो उससे साफ पता चलता है कि ये एक ऐसा बंदा है जिसने कि उस सब चीज़ों को मिस किया है, उसको वो जिया है, वो ऑब्लाइज्ड, लेकिन कुछ एडवर्स सर्कमस्टांसेस थे उसकी लाइफ के जो उस पर इम्पोज हो गए कि उसको परपेचुअल सेलिबेसी की वाव लेनी पड़ी, है ना. क्यों शपथ ली उन्होंने कि वो हमेशा कुंवारे ही रहेंगे, कभी शादी नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ his sister. While the natural sweetness of his disposition refused to be soured by the bitter draughts of calamity, yet a sense of disappointment must have lingered in some obscure corner of his heart and given birth to an understandable desire to belittle the advantages of the married state and assert his own superiority in his charmingly innocent manner over the wedded couples. चाहे वो कितने भी काम हार्टेड हों, है ना, कितने भी नेचुरली कितने स्वीट हों, लेकिन इस ऐसे के थ्रू उन्होंने बताने की कोशिश की है कि बीइंग अ बैचलर
इज़ अ बून, है ना, एक प्रकार का वरदान है। अपनी खुद की सुपीरियरिटी को एजर्ट किया है उन्होंने, यहाँ दिखाने की कोशिश की है बहुत ही इनोसेंट मैनर में ओवर द वेडेड कपल्स, उन कपल्स के ऊपर जो कि शादीशुदा हैं। Lamb has maintained a detachment and kept his usual sympathy at arm's length. Elsewhere, the dry light of logic and rationality is apt to be tempered with the moisture of the heart so that the note of laughter sounds like a gentle caress of the author. But in this essay, the caressing touch of Lamb is absent. Perhaps he deemed it unreasonable here, or his netted heart refused to release its sympathy. यहाँ बहुत सारे आपको पैसेजेस मिलेंगे जिसमें पता चलता है discordant note upon the ear which has been attuned to the characteristic music of the essays of Elia. जिस इलिया के नाम से जो एसेज लिखा करते थे लैम, उससे बिल्कुल अलग हटके ये ऐसे है। खास करके आप ये देखिए, लाइक एज द एरोज इन द हैंड ऑफ अ जाइंट इवन सो आर द चिल्ड्रन एंड क्लोजेज विद द कर्ट रिमार्क। ये वो जैसे कि एक जाइंट के हाथ में एरोज पकड़ा दिए जाएं, उसी तरह से चिल्ड्रन बच्चे जो हैं शादीशुदा लोगों के, वो बच्चे कभी इस तरह से इरिटेट करते हैं या बिहेव करते हैं। और साथ ही एक कर्ट रिमार्क भी उसने दिया है, आई वॉज रादर स्कीमिश इन माई वीमेन एंड चिल्ड्रन, टू सम अप द इम्प्रेशन कि वो जब मैरिड विमेन या चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहा है तो उसकी जो फ्रेंडलीनेस है वो ख़त्म हो गई है, वो एक तरह से जैसे अपना गुस्सा निकाल रहा है उन पे। एंड टू सम अप द इम्प्रेशन, लैम हैज़ अडॉप्टेड द डिटैच्ड मैनर ऑफ द सोशल सेटारिस्ट, है ना, जैसे एडिसन और जेन ऑस्टन ने एज सेटायर्स लिखी हैं, उसी तरह एक समाज को सुधारने वाला एक सेटायरिस्ट, एक व्यंग्यकार के रूप में उन्होंने इस ऐसे को लिखा है। इन ऑर्डर टू एक्सपोज द फॉइबल्स ऑफ द मैरिड वुमेन, देयर वैनिटी, प्राइड, एरोगेंस, न्यूमरस मंकी ट्रिक्स टू वोन आउट द ओल्ड फ्रेंड्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ देयर हस्बैंड्स। यहाँ वो बता रहे हैं कि किस तरह की मंकी ट्रिक्स वो अडॉप्ट करती हैं ताकि अपने पति के दिल से उस मित्र को निकाल सकें जो कि अनमैरिड है, लाइक दैट। एट द सेम टाइम एज वी मस्ट हेसन टू ऐड दैट द सटायर हैज़ not been allowed to become as merciless as it often is with Addison and Jane Austen. Lamb manages to keep up a bantering tone throughout, while the sense of self-superiority or self-righteousness, which such a method is apt to produce, is completely eliminated by the usual habit of the author to make himself the butt of laughter by dwelling upon personal oddities and petty foibles. यानी अपनी सेल्फ सुपेरिटी को मेंटेन किया है उन्होंने। सेल्फ राइचियसनेस के बारे में भी बात करते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हैं जो वो कह रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, उनके बारे में जो बात कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ में यहाँ यदा जब आप इस ऐसे को पढ़ेंगे तो कहीं कहीं आपको बहुत ज़ोर से हंसी भी आएगी। तो कुछ पर्सनल ऑडिटीज़ और पेटी फॉइबल्स जो कमियाँ हैं उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। तो ये ऐसे जो है वो बहुत ही अच्छा ऐसे बना है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। ही आर्टलेसली ऑब्जर्व्स इन वन पैसेज दैट ही हैज़ बीन मोस्ट फ्रिक्वेंटली द विक्टिम ऑफ द स्टेयरिंग वे ऑफ द मैरिड विमेन एंड रेफर्स टू हिमसेल्फ इन अदर पैराग्राफ ऐसा rusty piece of coin, unlikely to pass muster with the women who are bent upon new minting and stamping the old currency of their husband's friendship preceding the period of their courtships. यानी वो कहता है कि जो विमेन है, मैरिड विमेन, उसके लिए वो आदमी अपने वो नहीं चाहती कि उनके हस्बैंड्स जो हैं वो उनके साथ अपनी फ्रेंडशिप को मेंटेन रखें, तो वो उनके लिए एक रस्ट पीस ऑफ कॉइन है ना, जंग लगा हुआ पुराना सिक्का है। और विमेन जो है वो चाहती हैं कि हम न्यू मिंटिंग करें और स्टैम्पिंग करें। न्यू मिंटिंग का मतलब है एक नया कॉइन पैदा करें, नया कॉइन बनाएं और उस पर अपनी मोहर लगाएं, अपना स्टैम्प लगाएं उस पर। उस ओल्ड करेंसी जिसको वो यूज़ कर रहा है उसका हस्बैंड, उसकी फ्रेंडशिप से उसको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि जब वो उनका कोर्टशिप का टाइम चल रहा है एंड लैम के फ्रेंड्स और उनकी बिलवेड जब मिलती हैं तो वो चाहती हैं कि दिस मैन हु इज़ अ बैचलर, व्हाई इज़ ही देयर, वो उनकी लाइफ में क्यों है। तो वो चाहती हैं कि कोई एक नए व्यक्ति को
वो अपने हिसाब के व्यक्ति को लाना चाहती हैं, उस पुराने फ्रेंड को, क्योंकि जो उसकी बारे में बहुत उनसे भी ज़्यादा उस फ्रेंड को जानता है, तो वो उनको पसंद नहीं करती, लाइक दैट. In the next place, the reader is bound to feel the crushing force of objective analysis and conclusions embodied in some of the passages. जिस objective analysis की बारे में उसने बात की है, जैसे आप example, his remark that marriage is a sort of monopoly of the most invidious sort, totally devoid of those palliatives which are indirectly offered by the parade of knowledge or the swaggering display of wealth in the shape of a rich artistic house or beautiful garden, is at once just and correct and nobody can cavil at it. यानी यहाँ जिस तरह के इमेजेस और जिस तरह के एग्जाम्पल्स उसने रखे हैं, जिसमें वो कहता है कि मैरिज को वो एक सॉर्ट ऑफ मोनोपोली समझ रही हैं, कुछ इनवीडियस सॉर्ट्स, है ना, परेड ऑफ नॉलेज शो करते हैं, वो स्वैगरिंग डिस्प्ले करते हैं, अपनी वेल्थ को शो ऑफ करते हैं, रिच आर्टिस्टिक हाउस दिखाते हैं, ब्यूटीफुल गार्डन दिखाते हैं, है ना. तो ये सारी चीज़ें जो है ऐसी हैं जिनको हम डिनाई नहीं कर सकते, जिनसे हम मना नहीं कर सकते. सिमिलर इज द केस विद द डिस्टिंक्शन दैट द ऑथर हैज ड्रॉन बिटवीन द लाइफलेस एंड इम्पर्सनल टोकन ऑफ फ्रेंडशिप एंड द चिल्ड्रन. अब आप सिमिलैरिटी कर रहे हो किन किन के बीच में? इम्पर्सनल टोकन्स ऑफ फ्रेंडशिप, यानी कुछ ऐसे मित्र द्वारा दिए हुए कुछ गिफ्ट्स हैं, उनकी तुलना अगर हम किससे करें? चिल्ड्रन, बच्चों से, जीते जागते बच्चे, जिनका करेक्टर है, जिनकी आइडेंटिटी है अपनी की, जिनका कोई पर्पज़ है ना. ऑन द पार्ट ऑफ विमेन टुवर्ड्स मैन अदर देन देयर हस्बैंड्स हैज़ बीन डिवाइस्ड बाय सोसाइटी. यानी वो जानबूझ के अपने हस्बैंड्स को इग्नोर करके उस व्यक्ति को ज़्यादा अटेंशन देगी. क्यों अटेंशन देगी? सो दैट देयर हस्बैंड शुड बिकम जेलस ऑफ देयर फ्रेंड. उस डियर फ्रेंड को वो आइसोलेट कर दें, उसको अपने घर में आने से मना कर दें. ये उनकी स्ट्रेटजी होती है मैरिड वुमेन. द ऐसे इज रिटन इन द प्योर एंड चेज प्रोज ऑफ द 18th सेंचुरी, जिस तरह से स्टील और गोल्डस्मिथ ने लिखा है. एंड दिस प्रोज इज बेस्ट फिटेड फॉर ट्रांसफिक्सिंग सुपरफिशियल फॉलीज, है ना, जो बेकार की सुपरफिशियल चीज़ें लिए हुए मूर्खताएँ हैं, वैनिटीज़ यानी घमंड है, एंड फॉइबल्स और कमियां हैं. इन एज मच एज द वर्ड्स unencumbered with the weight of antique graces and superfluous beauties of rhetoric possess lightness and wingedness enough to hit the nail on the, यानी इतनी हल्की जैसे उनके विंग्स हों, ऐसी बातें जो कि जाके सीधा हिट करती हैं ऑन द नेल ऑफ द हेड. नेल का जो हेड होता है ना, उस पर अगर सही से निशाना लगे तो एक ही ब्लो में नेल जो है अंदर, दीवार के अंदर, like that. So this is all about the essay. Now we are going to look at the important explanations of this essay. First explanation would be go like this. Just as little right have a married couple to tell me by speeches and looks that are scared less plain than speeches that I am not the happy man, the lady's choice. It is enough that I know I am not. I do not want this perpetual reminding. ठीक है, कि जो मैरिड कपल है वो आपको अपनी स्पीच से नहीं बल्कि अपने लुक से ये फील करवाते हैं अब उनकी जो कि तुम वो मैरिड मैन नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे इस लेडी ने तुम्हें चुना नहीं, है ना. मैं वो मैरिड कपल, मैं वो हैप्पी मैन हूँ, लाइक. तो वो कहता है कि मुझे पता है पर ये सब कुछ पर्याप्त है, मुझे मालूम है मैं नहीं हूँ, बट मैं इस तरह की परपेचुअल रिमाइंडिंग नहीं चाहता. बिकॉज वेन एवर यू गो टू दैट प्लेस, वेन एवर यू आर अराउंड दीज पीपल, वो आपको ऐसा फील करवाएंगे. तो ये एक्सप्लेनेशन वाला जो ये जो स्टैंजा है, ये जो पैरा है 4, इसका एक्सप्लेनेशन एक तो आप देख लीजिएगा. देन ये जो है इसके अंदर वो बता रहा है कि जो डिस्प्ले किया जाता है सुपीरियर नॉलेज या रिचेस का, ये सफिशिएंटली मॉर्टिफाइंग है. दीज एडमिट्स ऑफ अ पैलिएटिव द नॉलेज विच इज़ ब्रॉट आउट टू इंसल्ट मी. एडमिट ऑफ अ पैलिएटिव का मतलब होता है कि आपको जो जानकारी दी जा रही है, आपके पास जो नॉलेज है, वो एक तरह से आपको इंसल्ट करने, फील कराने के लिए, आपको आपका अपमान करने के लिए दी जा रही है. एक्सीडेंटली इम्प्रूव मी, मुझे किसी तरह से बाय चांस मैं उससे मेरा अंदर कोई सुधार आ जाए, ऐसा हो सकता है. एंड रिच मैन्स हाउसेज एंड पिक्चर्स, पार्क्स और गार्डन से जो कंपैरिजन किया है उसने. एंड आई हैव अ टेम्पररी
usufruct or at least, but the display of married happiness has none of these palliatives. It is throughout pure, unrecompensed, unqualified insults. तो ये पैरा जो 4 का है में से लिया गया है, उसमें भी कहता है कि वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टेयर होती है उस पर्पस के लिए, क्योंकि वो हस्बैंड जो कि कभी अपने फ्रेंड की जजमेंट लिया करता था would pass over some excrescences of understanding and manner for the sake of a general vein of observation, which he perceived in you, begins to suspect whether you are not altogether a humorist, a fellow enough to have consorted with in his bachelor days, but not quite so proper to introduce to ladies. ये जो पैरा 15th है, इसका ये जो ऐसे का ये जो पार्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे वो बता रहा है कि वो जो बैचलर है, यानी खुद जो पोइट राइटर है, चार्ल्स लैम, वो कहता है कि उसकी बातों पर वो इस तरह से उसकी मैरिड विमेन के द्वारा इस तरह से हंसा जाता है जैसे कि वो कोई भी ह्यूमरिस्ट है ना, हंसी मजाक करने का जिनका शौक़ हो। और बैचलर डेज़ में तो उनके साथ घूमना सही था, लेकिन अब ये प्रॉपर नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो यूं ही इसमें कोई गंभीरता नहीं है, जो इसी तरह से खिल्ली उड़ाता रहता है या मजाक करता के मूड में रहता है, वो प्रॉपर नहीं है, किसी भी लेडी से मिलवाने लायक नहीं। तो ये जो पैराग्राफ है ये भी इम्पॉर्टेंट है एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर वो बता रहा है कि वो जो मैरिड लाइफ की जो ब्लेसिंग्स हैं, he had to forego that his bachelorhood was forced upon him by the illness of his sister। बार बार उसे ये याद दिलाया जा रहा है कि अगर तुम्हारी बहन इतनी बीमार ना होती तो शायद तुम्हें ये परपेचुअल सेलिबेसी नहीं अपनानी पड़ती, लाइक दैट। तो वो कहता है वट एवर ही सेज अगेंस्ट मैरिड वुमेन एंड देयर चिल्ड्रन, हिज अंडरलाइंग सिंपैथी एंड ह्यूमन काइंडनेस कैन नॉट बी मिस्टेकन। चाहे वो मैरिड वुमेन और चिल्ड्रन के बारे में चाहे इस ऐसे में कुछ भी कहा है उसने, लेकिन उसकी जो उसके अंदर जो सिंपैथी है, जो ह्यूमन काइंडनेस है, उसको हम ज़रा भी गलत नहीं समझ सकते। In these lines, Lamb is speaking of one of the various ways by which women insult bachelors and try to derive them out of the affections of their husband। ठीक है, तो यहाँ वही बात वो रिपीट कर रहा है, द स्टीयरिंग वे, जिस तरह से वो उसे घूरती हैं और जिस तरह से वो उनके पिक्यूलियर मैनर्स के बारे में बात करती हैं, तो हस्बैंड जो सोचने लगता है कि मेरे फ्रेंड के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आई शुड नॉट कीप फ्रेंडशिप विद दिस मैन। The husband begins to suspect that there is in his friend something abnormal which he has not detected। आज तक मैं नहीं समझ पाया, लेकिन मेरी वाइफ ने आते समझ लिया। His wife's stare gives to the husband the feeling that his friendship might have been all right before his marriage, but it would be wrong to continue it now, right? So, warm you all जो वर्ड उसने यूज़ किया है, cleverly trick you out of his friendship by maneuver कहते हैं ऐसी चालाकियाँ, ऐसी कंडे अपनाए जाते हैं जिससे कि आपका जो फ्रेंड, जो कि आपका बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड था, बहुत लंबे टाइम से आपके साथ उनका एसोसिएशन था, लेकिन वो उनको लगने लगता है कि ये आदमी ठीक नहीं है, क्योंकि आई एम अ मैरिड पर्सन एंड ही इज़ अ बैचलर एंड ही इज़ नॉट गुड इनफ टू बी कॉल टू अ हाउस, इसे अब हम अपने घर पे नहीं बुलाएंगे, लाइक दैट। तो वो कहता है excrescences is a literal meaning abnormal or morbid outgrowth on animal or vegetable body, है ना। वो excrescence इसके सेंस में लोग उसे देखने लगते हैं। तो यहाँ जो वर्ड उसने यूज़ किया है वेन इज फॉर क्वालिटी, एंड देन क्योंकि अगर जो बैचलर है, अगर वो किसी भी ओपिनियन, किसी चीज़ पे भी अपनी ओपिनियन शेयर करने की कोशिश करता है, किसी इंडिफरेंट सब्जेक्ट पे वो बोलता है, तो उसे इनकॉम्पिटेंट मान के चुप करा दिया जाता है। और जो यंग मैरिड लेडी है मेरी ऑफ माई एक्विंटेंस, that best of the jest was had not changed her condition above a fortnight before in a question on which I had the misfortune to differ from her respecting the properest mode of breeding oyster for the London market, had the assurance to ask with a sneer how much an old bachelor as I could pretend to know anything about such matter। ठीक है ना, ऑयस्टर्स की ब्रीडिंग पर जिस तरह से उसने उसको उसकी खिल्ली उड़ाई थी, उस बारे में है ये एक्सप्लेनेशन। एंड देन चार्ल्स लैम का ये जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, लैम जो है, जो कि हमेशा से बैचलर रहा, क्योंकि उसे अपनी इनसेन सिस्टर की लुक आफ्टर के लिए उसने शादी नहीं की, मैरी लैम्स।
एज मच ही हैड टू फॉरगो मैनी ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ मैरिड लाइफ। तो अपने लेजर आवर्स में वो अपने मैरिड लोगों के, मैरिड फ्रेंड्स के जो बिहेवियर है उनको उसने बहुत ध्यान से नोट किया है। ही फाउंड मैनी ऑफेंसिव थिंग्स इन द बिहेवियर टूवर्ड्स हिम स्पेशली बिकॉज ही इज़ अ बैचलर, है ना। तो लैम्स कहता है कि वन ऑफेंसिव थिंग जो उसने अपने मैरिड फ्रेंड्स के में वो ये है that perhaps without much reason of justification or authority on certain departments of knowledge and experience, they gave no credit to bachelors so far as these departments are concerned. अगर मैरिज से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड कोई कमेंट अगर आप कर रहे हो तो यू आर नॉट वेलकम फॉर दैट, बिकॉज आपको इस बात की कोई जानकारी नहीं है। ये ठीक है कि बैचलर्स जो हैं वो कई सारी मिस्ट्रीज और कई सारे की कॉन्जुगल हैप्पीनेस और प्रोक्रिएशन से अनभिज्ञ हैं, उन्हें नहीं पता है, बट इट्स नॉट दैट। मैरिड पीपल लव टू मेक एन एरोगेंट डिस्प्ले ऑफ देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। उसे लगता है कि वो ज़बरदस्ती अपने ज्ञान को, अपने अनुभवों को बढ़ चढ़ कर बताने की कोशिश कर रहे हैं और उसे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रियली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड इन दिस कनेक्शन। Married for a fortnight ago was trying to talk on a proper method of breeding oysters for the market. Lamb had misfortune differ from uncertain pots. ये तो वही वाला ऑयस्टर वाले इसको एक्सप्लेन किया है उसने, जिसमें वो बताया गया है कि अनमैरिड मैन जो है ही डजंट नो हाउ टू breed an oyster. I know no ceremonies that ladies are bound to observe to their husbands beyond the point of a modest behavior and decorum. इसलिए जो लास्ट ऐसे का जो लास्ट पार्ट है वो वाला एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पे वो कहता है Charles Lamb says that he had bitter experience when he was invited to dinner by another friend, क्योंकि the wife need not show any special courtesy beyond civil manners to her husband, but his friend's wife Ceresi did not observe this code of good manners, है ना। उसकी वाइफ जो है उसने कोई किसी तरह का कोई मैनरिज्म नहीं दिखाया जब डिनर चल रहा था। सिविल मैनर्स को भूल कर लैम वॉज हार्टली enjoying the dish of morellas. Seeing this, a lady shifted the dish of morellas to husband's side at the other end of the table and gave him an ordinary dish of gooseberries. This was highly discourteous of her. This is a common infirmity in the behavior of married ladies on account of their excessive devotion to their husbands, and Lamb feels hurt whenever he is treated in this manner by married ladies. अपने husband की तरफ excess जो अफेक्शन दिखाने की वो कोशिश की गई है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू लैम। लैम उस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो इस चीज़ को उसने अपने बताया है। तो ये एक लास्ट जो पैराग्राफ है उसका एक्सप्लेनेशन के लिए लेना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ऐसे, और ये जो बुक है उसमें से आपको बताया मैंने ताकि सो दैट इट्स मेड क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक यू।